हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक बार फिर से स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में। आप सबको पता है स्टडी सोशल वर्क एक यूट्यूब चैनल है जहां पर हम लोग सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और आसान करते हैं हर एक चीजों को। एकदम आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा इनहेंस होके आता है। तो आज हम लोग करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट का यूनिट 2 है, वहां से सोसाइटी बिहेवियर। तो वहां से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा लाइव क्लास है। तो लाइव क्लास में कुछ बच्चे हैं हमारे जो लोग ऑलरेडी कोर्स परचेस कर रखे हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के जो बैच है वो रनिंग है। आप लोग भी चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हमारे जो पेड कोर्स के बच्चे हैं, जो हमारे क्लास होता है उसके साथ साथ आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे आज एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए, समझिए चीजों को। और हर एक जगह पे जहां पर भी कंफ्यूजन होगा आप नीचे कमेंट में आप लिखते जाइएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बच जाए वो लिख दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मैं कर सकता था, ये चीज हो गया, अच्छा हुआ, या जो भी आंसर्स है उसको आप लिखते जाइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सारे आंसर सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक एमसीक्यू ऑन हमारे यूनिट 2 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम एज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शंस देखिए और आप आंसर बताइए। तो ठीक है, मोस्टली मेरे पास जो आ रहा आंसर, दरखीम जी को आप लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं आप लोग पर्सनालिटी वाला जो टॉपिक हमारा था, सॉरी सोसाइटी, पहली दिन हम लोग जो पढ़े थे सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम। ठीक है ना, सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम। सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, वो है टैलकट पर्सन जी, है ना। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो है टैलकट पर्सन, जो ऑप्शन बी है। आप लोगों ने ए दिया है सब लोगों ने। दुर्खेम जी का कोई आपने कहाँ डेफिनेशन देखा? दुर्खेम जी का डेफिनेशन नहीं है ना यहाँ पर। तो सोशल सिस्टम क्या बात किया गया, ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जितने भी लोगों ने गलत आंसर दिया है अच्छे तरीके से समझ लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम एज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। देखिए जो टैलकट पर्सन जी हैं, उन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से डिफाइन किया था? सोसाइटी फंक्शंस थ्रू ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। उन्होंने क्या कहा था कि सोसाइटी फंक्शंस थ्रू किस तरीके से फंक्शन करती है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके, अलग अलग सेक्टर के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनाइज वे में फंक्शन करती है। और यहां पर क्या लिखा गया है? सोशल सिस्टम एज ए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ डिपेंड होना, है ना। एक दूसरे के साथ डिपेंड होने को बोला जाता है इंटरडिपेंडेंट। देखिए दो तरीके का वर्ड हमें मिलता है यहाँ पर, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। ठीक है, इंटर का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। जैसे अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर, जैसे कोई एजुकेशनल सेक्टर है, कहीं पर हेल्थ सेक्टर है, कहीं पर इकोनॉमिकल कोई सेक्टर है, जॉब सेक्टर है। ये सारे सेक्टर आपस में अगर जुड़ रही है तो वो इंटर सेक्टर है। जहां जो टैलकट पर्सन जी ने एग्जैक्ट उसी तरीके का डेफिनेशन को दिया था। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, टैलकट पर्सन जी का डेफिनेशन जो है, सोशल सोसाइटी फंक्शंस थ्रू ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, ये उनका कहना था, है ना। तो यहाँ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स है। इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स का मतलब ही अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो ये आंसर तो एमिले दुर्खिम जी नहीं है, ये आंसर टैलकट पर्सन जी है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि अभी कोई कंफ्यूजन है? मेरे को बताइए। कंफ्यूजन है कि समझ गए? वाई लिख दीजिए अगर समझ में आ गया तो।
ठीक, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब सोशल साइंटिस्ट बोल लीजिए या सोशल स्कॉलर्स का या सोशियोलॉजिस्ट का डेफिनेशन थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, वो मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों को याद रखना ही है, वहां से बहुत सवाल आएगा, है ना। हम लोग जब यूजीसी नेट के जो लास्ट एग्जाम गया है, दिसंबर वाला एग्जाम, वहां पर ऑलमोस्ट कम से कम अगर अगर गिना जाए तो आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट मिला है जहां से सोशल साइंटिस्ट के डायरेक्ट मतलब नाम से लेकर पूछा गया है, और ऐसे 5 से 7 और सवाल था जहां पर कोई कॉन्सेप्ट के साथ टाई अप करके सवाल को किया गया था, जहां पर सोशल साइंटिस्ट का नाम लिया जा रहा है। तो आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन, तो ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इसीलिए आप लोगों को हर एक जो सोशल साइंटिस्ट है जो बड़ा लेवल का है, जिनका काम बहुत ज्यादा है, जिनका कंट्रीब्यूशन उस टॉपिक में ज्यादा है, उन लोगों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखना है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप लोग नोट बनाइएगा, मैं इसीलिए बोलता हूं जितना मैं नोट दे रहा हूं उतना तो दे ही रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग खुद भी नोट बनाइए जब मैं पढ़ाता हूं। इसीलिए रेगुलर बेसिस में लाइव क्लास ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव में ही आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर रिकॉर्डेड देखेंगे तो उतना नोट्स नहीं बनाने का मन करेगा, आपको लगेगा मैं सोते सोते थोड़ा देख लूं, मैं थोड़ा घूमते घूमते देख लूं, मैं थोड़ा बस में हूं तो देख लूं। वो देखिए, उसमें तो है ही इसलिए कि आप बस में जा रहे हैं तो देख लीजिए, ऑफिस में थोड़ा खाली है तब भी देख लीजिए, रात में थोड़ा देख लीजिए, जब मन करे देख लीजिए। लेकिन लाइव क्लास में पेपर पेन लेके प्रोफेशनल वे में क्या आप बैठ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं अपना, वो आपका काम है अभी, है ना। आप लोग स्टूडेंट लेवल पे नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर है। तो इसीलिए हर दिन जब भी लाइव क्लास है आप पेपर पेन लेके बैठिए, जितना मैं बात बोल रहा हूँ वो सारे नोट डाउन कीजिए, उस हिसाब से लिखिए। जैसे मैं अभी जैसे टेलकट पर्सन जी के बारे में बताया, तो आपको वो कैटेगरी डिफाइन करना है कि कौन से सेक्टर में कौन सा सोशल साइंटिस्ट ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना। सोसाइटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा सोशल साइंटिस्ट का काम ज्यादा है। हर एक इंसान का बात याद रखना मुश्किल है, लेकिन सेक्टर को आप कैटेगरी बना देंगे तो आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए, एक एसेशन रीजन वाला सवाल है, और इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में कम से कम 5 से 10 सवाल ऐसा मिल जाएगा एसेशन रीजन वाला। तो इसीलिए ये भी हमें प्रैक्टिस करना है, समझना है। तो एसेशन में क्या कहा जा रहा है, सोशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। रीजन क्या बोला जा रहा है, टैलकट पर्सन प्रपोज द एजिल मॉडल व्हिच एक्सप्लेन द 4 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ सोशल सिस्टम। अब देखो, ए इसका मतलब ए और आर, assertion और रीजन दोनों सही है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। चलो, अभी सही से थोड़ा बच्चे हम लोगों का ग्रिप अप हो गया है, जल्दी जल्दी ये आंसर आ रहा है, दैट्स ग्रेट। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सवाल आंसर क्या है। देखो आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब आप लोगों ने जितने भी लोगों ने आंसर किया था वो सही था आंसर, है ना। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिन लोगों ने आंसर नहीं कर पाया या जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है उन लोगों के मैं समझा देता हूं। बताया क्या क्या है, ये सोशल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबल इन सोसाइटी। देखो ये जो डेफिनेशन है, ये तो टैलकट पर्सन जी का ही डेफिनेशन दिया गया है ना। टैलकट पर्सन जी ने जो डेफिनेशन मैंने अभी बताया वही डेफिनेशन को यहाँ लिखा गया है कि सोशल सिस्टम एक इंटररिलेटेड पार्ट के ऊपर काम कर रहा है, अलग अलग सेक्टर को लेके एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम किया जा रहा है। तो वो टैलकट पर्सन जी का डेफिनेशन ही है, और टैलकट पर्सन ने इसीलिए एक एजील मॉडल को प्रपोज किया था। जितने भी बच्चे उस दिन क्लास आपने अटेंड किया था, मैंने एजील मॉडल को अच्छे तरीके से समझाया था। ए फॉर समथिंग, जी फॉर समथिंग, आई फॉर समथिंग, एल फॉर समथिंग, उसका भी क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, और भी अगर इस तरीके का कंफ्यूजन होगा तो एजिल मॉडल आप लोग एक बार देख के जाइएगा। एजिल मॉडल को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनको लगा था कि एक सोशल सिस्टम अलग अलग सेक्टर के कोलैबोरेशन में चलता है, और एजिल मॉडल को इसीलिए प्रपोज किया गया था, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ए और आर दोनों के साथ कनेक्शन है, दोनों तो सही है ही, लेकिन असर्शन जो है वो रीजन के लिए है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं हम लोग। अब देखो, एक आप लोगों के पास टेबल है
और उस टेबल को आपको मैच करना है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और इसको टाइम लेके मेरे को, मतलब ज्यादा टाइम मत लीजिए, मेरे को बताइए कि आंसर आप लोगों के हिसाब से कौन सा होना चाहिए। बाकी लोग आंसर कीजिए। चलो ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं। तो आंसर है ए, है ना, सब लोगों ने ए को आंसर किया है। और मतलब समझते हैं, टेबल में कुछ यहाँ पर दिया गया है, एक एक करके पैरामीटर दिया गया है ना, और यहाँ पर फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब मैच करना है, तो सेंटिमेंट, सेंटिमेंट क्या होता है? सेंटिमेंट हमारा इमोशन के साथ कनेक्टेड होता है ना। तो इमोशन बॉन्ड दैट यूनिट्स सोसाइटी, ये हो गया ए के साथ। बी रोल, रोल देखो हमारे बिहेवियर के पास से जो एक्सपेक्टेशन है वही रोल है, हमारे जो बिहेवियर है, हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही तो है ना। इसका मतलब बी फॉर ए। सी पावर, यहां पर देखो पावर वर्ड को डायरेक्ट यूज किया गया है, पावर टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स, इसका मतलब पावर इज पावर यहाँ पर, है ना। और डी बचा हुआ है हमारे पास, तो ये। अब जब आप लोग ये वाला टेबल करेंगे ना, तो आपको पूरा नहीं करना है। जब आप लोग आंसर करेंगे तो ऐसे पूरा आपको नहीं मिलाना है, इतना टाइम मत दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, एक दो ही जो श्योर शॉट है, इसमें से जो श्योर शॉट है उसको आप मान के चलिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब आपको आता होगा, आप इसमें से कोई भी चीज देख लीजिए जो आपको लग रहा है कि ये श्योर शॉट है। जैसे सबसे ज्यादा श्योर शॉट पावर वाला है, क्योंकि ये यहाँ पावर दिया हुआ है, वहां यहाँ पर पावर को एग्जैक्ट यूज किया गया है। इसका मतलब सी के साथ 2 कनेक्टेड है, तो सी के साथ अगर 2 कनेक्टेड है तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ए में ही सिर्फ सी के साथ 2 कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए ऐसा कुछ आपने चूज कर लिया जो दूसरे के साथ भी है, जैसे डी को आपने मान लिया डी 4 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर बी में भी देखो ऑप्शन में डी 4 है, तब जाके 2 देख लेना, फिर एक इसको भी देख लेना और सी को भी देख लेना, और फिर आप टाई अप करके आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन कभी भी पूरा मत कीजिएगा, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उतने टाइम में आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो पूरा मत देखिएगा। तो ठीक है, इसका आंसर सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू एजिल मॉडल। एजिल मॉडल के हिसाब से कौन सा सोशल सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। चलो बाकी लोग दो आंसर दो। सही है, सारे बच्चे ने आंसर कर दिया, सही है। देखो एजिल मॉडल में अगर हम बात करेंगे, एजिल मॉडल, तो यहाँ पर इसका जो एडवांटेज है वो क्या है ना, ये सारे टर्म जो है AGIL, इसी से तो स्टार्ट होता है ना हर एक टर्म को। A फॉर एडॉप्शन, तो ये हो गया। G फॉर गोल अटेनमेंट, ठीक है। L फॉर लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस, ठीक है ना। और I फॉर क्या है, I फॉर है इंटीग्रेशन, है ना, I फॉर इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब सोशल मोबिलिटी नहीं है। बाकी सारे तो एजिल मॉडल के अंदर है, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, है ना। यहां पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। चलो ग्रेट, हम लोग नेक्स्ट, अच्छा ये वही उसी क्वेश्चन का आंसर कर है। अब और एक एसेशन रीजन है, अच्छे तरीके से इसको समझिए और मेरे को आंसर बताइए। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑक्वर व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम फेल टू फंक्शन प्रॉपरली। एलिट एंड मॉरिस डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एज द ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। बताइए मेरे को आंसर क्या है। सही है, सारे बच्चे फास्ट हो गए अभी। ओके, तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ओकर व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम फेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन तभी होता है जब चीजें फंक्शन सही से नहीं करता, सोशल सोसाइटी का जो एलिमेंट्स है वो सही से
फंक्शन नहीं करता, फेल हो जाता है। ठीक, अब रीजन क्या बताया गया है, एलिट एंड मॉरिस डिफाइन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एज ए ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड ग्रुप। मेंबर्स एंड ग्रुप का ब्रेकडाउन है, तो सही है ना, दोनों का, दोनों तो सही है ही, लेकिन आर और ए एक्सप्लेन कर रहे हैं आप एक दूसरे को, है ना, तो ये सही है, ए इज द राइट आंसर। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन अप्रोच ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कौन सा अप्रोच नहीं है, वो बताओ, इसमें से कौन सा अप्रोच नहीं है। आप लोगों को अगर अप्रोच के बारे में ध्यान है तो आप लोग बता पाएंगे। बाकी लोग आंसर करो। अरे बाप रे, सारे लोग अलग अलग किए जा रहे हैं। हाँ आंसर, चलो इसको समझाते हैं फिर। देखो यहां पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन अप्रोच टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के जितने भी क्लासिफिकेशन था, जितने भी अप्रोचेस दिया गया था, उसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला है बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है जियोग्राफिकल अप्रोच, तीसरा है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और चौथा है कल्चरल लैग अप्रोच। इसमें से देखो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थियरी नाम का कोई अप्रोचेस हमें नहीं मिला था, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अदर सारे अप्रोचेस हमें पढ़ा था, ठीक है ना। बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को जिन लोगों के पास बायोलॉजिकली मतलब जन्म से उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलता है और उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, है ना, जैसे राजा का बेटा, कोई 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 संत का बेटा, कोई आ, कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा, और उसके हिसाब से फिर उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, बाकी लोगों को कम मिल रहा है, तो लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं ना। बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर ये आता है। जियोग्राफिकल अप्रोच, जहां पर बाढ़ आ जाता है, भूकंप ज्यादा होता है और इसके लिए उनके लाइफ में डिफिकल्टीज आता है और वो सोसाइटी ब्रेक हो जाता है, तो वो जियोग्राफिकल अप्रोच। कल्चरल लैग अप्रोच का मतलब हमने इतना एग्जांपल दिया आप लोगों को कि नया नया एडॉप्शन आ रहा है, नया नया कल्चर आ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, और टेक्नोलॉजी आगे चला जा रहा है, हो सकता है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो पैटर्न है, वो पीछे छूट जा रहा है। जैसे हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि सोशल मीडिया है, बहुत सारे तरीके का नए नए टेक्नोलॉजीज आ गया, एआई आ गया, लेकिन हो सकता है कि हम लोग उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और अडॉप्ट ना करने की वजह से हम लोग पीछे छूट गए और हमारे सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया, या जो नया टेक्नोलॉजीज आया उस टेक्नोलॉजीज को हम समझ नहीं पाए, और समझ ना पाने के कारण से हमने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया और फिर हम लोग पीछे छूट गए। तो कल्चरल लैग अप्रोच मतलब कल्चरली हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि नए अपडेशन को हम ले ही नहीं पाए, फिर पीछे छूट गए, तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग अप्रोच। तो यहाँ पर देखिए सारे अप्रोचेस को हमें पता है, लेकिन कौन सा अप्रोच पता नहीं है, वो है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको हम लोगों ने नहीं सुना है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ना, इसीलिए आंसर इज सी। अब बताओ आप लोग समझ पाए कि नहीं, क्लियर है सबको। चलो सही, सही से पढ़ाई करना है आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन मैं मतलब जितने लोग, कितने कौन दिया था राइट आंसर, किसने दिया था, सत्यम राइट आंसर दिया था, बहुत बढ़िया सत्यम, ग्रेट। ठीक है, सो बाकी लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग और थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये है, हम लोगों ने किया है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हाँ अप्रोचेस थोड़ा होता है, बहुत सारा अप्रोचेस आ जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं जितना डिटेल में पढ़ाता हूँ भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। Which social institution is primarily responsible for maintaining law and order in a social system? सोशल सिस्टम में कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है? एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, बताओ आंसर क्या है। बहुत आसान सवाल है।
सब लोग आंसर करो। चलो देखो इसको समझते हैं, क्या क्या आंसर आया मेरे पास। बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। अरे बाबा ए आंसर कैसे हो सकता है बताओ। एजुकेशनल सिस्टम, आपके स्कूल क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, या आपके कॉलेज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है? नहीं करती है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशनल सिस्टम का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। पॉलिटिकल, जो भी ब्यूरोक्रेट्स अंदर आ रहा है ना, ये जो जो कानूनी व्यवस्था है, पुलिस है, ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आती है, ये एजुकेशनल सिस्टम के अंदर नहीं आती है। इकोनॉमिकल सिस्टम का मतलब होता है, इकोनॉमिकल सिस्टम का मतलब होता है जो बिजनेस करते हैं जो लोग, कॉरपोरेट बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर आता है। रिलीजियस सिस्टम, धर्म, टेम्पल, गिरजा, ये सारे धर्म के आधार, धर्म के सिस्टम के अंदर आता है। तो अगर कहीं पर सवाल किया जा रहा है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम। अगर कहीं पर जस्टिस नहीं मिलता है तो हम किसको सवाल करते हैं? गवर्नमेंट को सवाल करते हैं ना, या किसी प्रिंसिपल को करते हैं? हम लोग सवाल किसको कर रहे हैं? अगर कहीं पर जैसे मान के चलिए कोई दुर्घटना घट गया, रेप हो गया, या किसी तरीके का बड़ा क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को फिर हम लोग सवाल करते हैं कि क्यों ये लॉ एंड ऑर्डर सही से मेंटेन नहीं हो पाया, और इसी के चलते ये प्रॉब्लम हो गया, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल सिस्टम को चुन के लाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ओवरऑल पूरा कंट्री को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को, पूरा सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, है ना। शांति, शांति बजाय रखना होता है। जिस गवर्नमेंट हमें ज्यादा सही से रखती है, जिस गवर्नमेंट के माध्यम से हमें सर्विसेज ज्यादा मिलता है, उन्हीं गवर्नमेंट को हम अच्छा गवर्नमेंट मानते हैं। उसमें से कौन सबसे बड़ा जो पार्ट है? लॉ एंड ऑर्डर। क्या आप जहां पर रात में सोते हैं आपको लगता है कि हम सिक्योर हैं, यहाँ पर मुझे कोई खून करके नहीं चला जाएगा, मेरे को कोई लूट के नहीं जाएगा, तो यही है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। The term personality is derived from which Latin word? Persona, personia, personalitas, person। कौन से वर्ड से, कौन से लैटिन वर्ड से पर्सनालिटी वर्ड को डिराइव किया गया है? बताओ, आंसर करो, आसान सवाल है। हाँ अभी तो स्पीड बढ़ गया। ठीक है, आंसर इज पर्सोना। पर्सोना का मतलब क्या होता है बताओ? पर्सोना का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोना? ग्रेट, राइट आंसर जानती। पर्सोना मीन्स, पर्सोना मीन्स मास्क, है ना, फेस के ऊपर फेस, इट इज कॉल्ड पर्सोना। और पर्सोना जो है ये लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म है, इसको लैटिन टर्म बोला जाता है, लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सोना से ही पर्सनालिटीज को डिराइव, मतलब पर्सनालिटीज को बनाया गया है। तो पर्सोना का मतलब होता है मास्क, जो हम लोग अपने फेस के ऊपर, इट नॉट मीन टू से कि फेस के ऊपर हम लगा रहे हैं, हम अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो मास्क लगा रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो स्तर बना रहा है ना, उसको पर्सनालिटी, उसको लास्ट में वो पर्सनालिटी डेवलप हो जा रहा है। या हमारा बिहेवियर के ऊपर जो मास्क है, हम आउटवर्डली जो चीज दिखाते हैं लोगों को, वही हमारा पर्सनालिटी है ना। जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं विथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज को हम जिस तरीके से शो करते हैं, वो हमारा हो जाता है पर्सनालिटी। बिहेव करने का मतलब बिहेवियर, और बिहेवियर के साथ जब हम लोग क्या जोड़ देते हैं? बिहेवियर के साथ हम लोग जोड़ देते हैं जब नॉर्म्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, है ना, ये सारे जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा पर्सनालिटी हो जाता है। तो टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग नेचर, यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, कंसिस्टेंसी। कौन सा नहीं है वो आपको चूज करना है, बताओ।
और किसी का आंसर आना बाकी है? देखो अब हम लोग आंसर में चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी का नहीं है? ठीक है, तो पहला है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसका वेरिएशन बहुत होता है। तो अगर पर्सनालिटी की हम बात करेंगे तो उसमें बहुत वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का सम्मिश्रण है। मैंने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो उसमें इमोशन है, उसमें लर्निंग है, उसमें नॉर्म्स है, उसमें रूल रेगुलेशन एंड वैल्यूज है, उसमें बिहेवियर है, उसमें एटीट्यूड है। ये सारे चीज मिक्स करके पर्सनालिटी बनता है। इट इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है ना। दूसरा है फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग नेचर। क्या पर्सनालिटी फिक्स हो जाता है? नहीं होता है ना भाई। पर्सनालिटी फिक्स हो जाएगा तो फिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है? अगर फिक्स हो जाएगा तो वो तो पर्सनालिटी फिर बन गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते अपने पर्सनालिटी के ऊपर। पर्सनालिटी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वैल्यूज एंड नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फेनोमेना के ऊपर पर्सनालिटी डेवलप करता है और पर्सनालिटी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इट मींस फिक्स एंड अनचेंजेबल नेचर नहीं है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और क्या? यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। यस, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के वाइज हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं ना। जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूं। सत्यम सत्यम का घर है मान के चलो बिहार में। ओके, बिहार में सत्यम का घर है, लेकिन सत्यम को कहीं पर नौकरी मिल गया, सत्यम चले गए दिल्ली। ओके, तो दिल्ली जाने के बाद बिहार में जिस तरीके का सिचुएशन था, बिहार का जिस तरीके का एनवायरमेंट था, वहां के लोग, कल्चर, दिल्ली में अलग कल्चर मिलेगा ना। तो क्या वहां पर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा? एडजस्ट कर लेगा, वो अपना पर्सनैलिटी उस हिसाब से बना लेगा, है ना। बिहार में जिस तरीके से रहते थे, हो सकता है वहां से थोड़ा अलग रहना पड़े, बोलचाल चेंज करना पड़ेगा, फिर नजरिया चेंज करना पड़ेगा, लोगों को उस हिसाब से रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार अपना होम टाउन है। होम टाउन में हम थोड़ा सा खुला खुला रहते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनली जहां पर जाते हैं वहां पर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं। वहां पर मास्क हमारा थोड़ा और बढ़ जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, अपना मास्क तो अपना रोल प्ले करते हैं। ऑफिस में हम क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। वहां पर हम दोस्त नहीं है किसी के, हम भाई नहीं है किसी के, हम कहीं वर्कर हैं। सबसे पहले हमें अपना टास्क को कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर इमोशन जोड़ता है, उसके बाद रिलेशन बनता है। तो वहां पर आपका प्रायोरिटी क्या हो जाता है, टास्क। आप अपने घर में रहेंगे, अपने होम टाउन में रहेंगे, वहां पर क्या प्रायोरिटी होगा, इमोशन। तो आपका पर्सनैलिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन होता ही है। पर्सनैलिटी अचानक से चेंज नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है ना। हम लोग अगर सोचेंगे कि आज तक मेरा जो पर्सनैलिटी है वो कल से मैं चेंज कर लूंगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए टाइम लगता है, हर एक हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, हर एक मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मेरा नजरिया को चेंज करना पड़ेगा, मेरा वैल्यू एंड नॉर्म्स में मेरे को काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे थ्रू आउट माई प्रैक्टिस, थ्रू आउट माई काम, उसको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है एक एक पर्सनालिटी का। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग नेचर। दैट इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज नॉट सुटेबल टू द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के साथ फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग नेचर नहीं जाती है। इसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस पर्सनालिटी का ही कैरेक्टरिस्टिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? मेरे को बताइए, अगर कंफ्यूजन होगा पूछिएगा। ठीक, ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is most likely to have neurotic personality? न्यूरेटिक पर्सनालिटी इसमें से कौन से हैं? मतलब अलग अलग तरीके का इंसान का अलग अलग तरीके का पर्सनालिटी के बारे में बात किया गया है, उसमें से आपको चूज करना है न्यूरेटिक पर्सनालिटी किसका है। ओके, ए पर्सन हु रिमेन्स काम अंडर प्रेशर, ए पर्सन हु फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस मूड स्विंग एंड एंग्जाइटी, ए पर्सन हु एंजॉय स्पेशल interaction and networking, a person who is highly logical and rational in decision। इसमें से कौन सा न्यूरेटिक पर्सनालिटी का एग्जाम्पल है? चूज करके मेरे को बताओ।
अरे बाकी लोग आंसर करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। या तो सही या तो गलत आपको आंसर देके आगे निकलना है। ओके, हो गया हो गया। अगर कहीं पर अटक गए तो वहां पर अटक के नहीं रहना है, आंसर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, गलत होगा तो ठीक है, मैं समझा दूंगा ना, डरने की क्या बात है। चलो बात करते हैं हम लोग। देखो क्या पूछा गया है, वो अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ न्यूरेटिक पर्सनालिटी। न्यूरेटिक पर्सनालिटी कौन है ना। तो देखिए एक एक करके पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे उस पर्सनालिटी को क्यों बोला, क्या बोला जा रहा है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर न्यूरेटिक पर्सनालिटी के ऊपर पूछा गया है, कहीं और किसी और तरीके का पर्सनालिटी के ऊपर भी पूछ ले, तो हम लोग सराउंडिंग्स को भी समझ लेते हैं। तो देखो पहले न्यूरेटिक पर्सनालिटी के बारे में समझ लेते हैं। न्यूरेटिक पर्सनालिटी होता क्या है। न्यूरेटिक पर्सनालिटी का मतलब होता है कि जब कोई पर्सनालिटी में मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचता हूँ, फिर मैं कुछ और सोचता हूँ, तो फिर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ये होता है न्यूरेटिक पर्सनालिटी, है ना। दुनिया में हर हस्बैंड को अपने वाइफ न्यूरेटिक पर्सनालिटी के लगते हैं, इक्वली हर वाइफ को अपने हस्बैंड न्यूरेटिक पर्सनालिटी के लगते हैं। अरे भाई तुम एक जगह स्टिक ही नहीं हो पा रहे हो, होता है ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ ठीक है मतलब आप लोग देखते होंगे, एज ए एग्जाम्पल, मतलब मैं बस समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हर हस्बैंड को लगता है कि मेरा जो वाइफ है ना, इसको ये हर वक्त मूड को स्विंग कर देता है। अभी एक चीज चाहिए तो थोड़ी देर बाद और कुछ और मांगते हैं। इक्वली दूसरे जो मतलब जो वाइफ है उनको भी वही लगता है, सेम चीज। तो ये एक ब्यूटी है मतलब रिलेशनशिप का। लेकिन न्यूरेटिक पर्सनालिटी का अगर हम मतलब जानेंगे तो वो है कि जब हम लोगों का मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसे मतलब प्रैक्टिकली भी देखा जाएगा रियलिटी में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मूड स्विंग होता है ना। मूड स्विंग होता है, और मूड स्विंग कभी कभी सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जिनका पर्सनालिटी ऐसा होता है, मूड स्विंग कंटिन्यूअसली ज्यादा होता है, उन लोगों को न्यूरेटिक पर्सनालिटी बोला जाता है। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, पर्सन हु इज फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस मूड स्विंग एंड एंग्जाइटी। ठीक है, ये आपका न्यूरेटिक पर्सनालिटी का आंसर है। लेकिन हम बाकी भी जान लेते हैं, तो बाकी जो है वो भी समझ लेते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या बोला जा रहा है, ए पर्सन हु रिमेन काम अंडर प्रेशर। कोई प्रेशर है फिर भी वो बहुत शांत है। कोई एक इंसान जिसके पास बहुत प्रेशर है, जैसे मैंने होता है ना कि ऑफिस में बहुत प्रेशर है, कुछ गड़बड़ हो गया है, सब लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो लोग बोलते हैं आराम से, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सॉल्व। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं, कोई भी सिचुएशन हो वो दौड़ा भागा नहीं करते हैं, आराम से काम यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इमोशनल स्टेबल पर्सनालिटी। क्या बोला जा रहा है, मन लगा के सुनो या अपने कॉपी में इसको मार्क डाउन करो। इमोशनली इमोशनली स्टेबल पर्सनालिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है इमोशनली स्टेबल पर्सनालिटी, कि अपने इमोशन को वो कंट्रोल करके रखा है ना। अब बी वाला तो आपको समझ में आ ही गया है, न्यूरेटिक पर्सनालिटी। तीसरा है पर्सन इंजॉय स्पेशल इंटरेक्शन एंड नेटवर्किंग। तो देखो जो लोग अच्छे तरीके से नेटवर्किंग कर लेते हैं तो उन लोगों को बोला जाता है एक्स्ट्रावर्टेड। एक्स्ट्रावर्टेड समझ लो, एक्स्ट्रावर्टेड। मैं लिखता हूं, एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनालिटी मतलब जो लोग चीजों को एंजॉय भी करते हैं, लोगों को घुल मिल जाते हैं। देखिए ना आप लोग, जैसे एक शादी हो रहा है, होता है ना, तो बहुत सारे रिलेटिव आया है, और उस कुछ रिलेटिव में से ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों के पर्सनालिटी ऐसा है कि वो लोग सबको भा जाते हैं कि अरे ये इंसान बहुत बढ़िया है, ये इंसान बहुत अच्छा बात कर लेता है, ये इंसान बहुत जॉली है, माइंडेड है। उस तरीके का जो इंसान है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनालिटी, जिनका पर्सनालिटी में स्पेसिफिकेशन होता है कि वो लोग सोशल इंटरेक्शन अच्छा कर लेता है, मतलब बात बात अच्छा बोल लेता है, और नेटवर्किंग कर लेता है अच्छे तरीके से। ठीक है, एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनालिटी। और एक पर्सनालिटी एक और छूट गया जो है ए पर्सन हु इज हाईली लॉजिकल। ठीक है, ए पर्सन हु इज हाईली लॉजिकल एंड रेशनल इन डिसीजन मेकिंग। उन लोगों को बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग पर्सनालिटी, या लॉजिकल पर्सनालिटी, या रेशनल पर्सनालिटी। इस तरीके का भी एक तरीके का पर्सनालिटी होता है। ठीक है ना, तो ये है बाकी तीन का पर्सनालिटी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और मेरे को बताइए समझ में आया कि नहीं।
कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़े। देखिए और एक नया एक चीज आ गया है। व्हाट डज द टर्म एम्बीवर्ट रेफर टू इन पर्सनालिटी ट्रीट्स? एम्बीवर्ट का मतलब क्या है पर्सनालिटी ट्रीट के अंदर? ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड, ए पर्सन हु exhibits both introverted and extroverted trait, a person who lacks any personality traits। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही है, सब लोगों का आंसर सही है। सी इज द राइट आंसर। एम्बीवर्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके अंदर दोनों तरीके का पर्सनालिटी होता है। वो ज्यादा बोल भी लेते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो लोग अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग अपने अपने आप के साथ ज्यादा बात करता है, दूसरे के साथ बात करने में हिचकिचाता है। वो लोग ज्यादा सोच लेते हैं, अपने मतलब बात करने से पहले ही ज्यादा सोच लेते हैं, तो वो हो जाता है इंट्रोवर्ट। लेकिन एम्बीवर्ट एक ऐसा मिडिल टर्म है जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ऐसा एक इंसान जो सिचुएशनल है। सिचुएशनल है का मतलब है, आप लोग पूछेंगे कि सर ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, जो अच्छा बोल लेता है वो तो बोल ही लेगा हर सिचुएशन में। ऐसा नहीं है, कुछ लोग सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब जैसे वो एक्सट्रोवर्ट बहुत है जब वो घर के लोगों के साथ या घर के सदस्यों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वही जब वो स्कूल कॉलेज या कोई ऑफिशियल पर्पस में बाहर जा रही है तो वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो वो हो जाता है एम्बीवर्ट टाइप्स का पर्सन। कि वो अपने लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ उसका अच्छा तालमेल है, परिचय है, बहुत दिनों के साथ वो रिलेशन है, उन लोगों के साथ वो घुल मिल रहा है और एक्सट्रोवर्ट है, वहां पर बहुत बात बोलती है। लेकिन जब भी वो अपने घर से बाहर, तब भी वो इंट्रोवर्ट हो गई। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। ओके, होपफुली आप लोगों को पता चल गया है, समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय डिटरमाइनिंग जेनेटिक ट्रेट्स? जेनेटिक ट्रेट्स के ऊपर कौन सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है? एक बार मेरे को यहां से चूज करके बताओ आंसर। बहुत बहुत आसान सवाल है ये, बहुत। सही है, सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे राइट आंसर किए हैं। तो इसका मतलब है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिटरमाइनिंग जेनेटिक ट्रेट्स। जेनेटिक वे में, जेनेटिक वे में जिनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब हम पूर्वजों से जो चीज हमें मिल रहा है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा लर्निंग का फैक्टर है, उसके साथ साथ हमें पूर्वज से भी कुछ मिलता रहता है। जैसे मेरे पापा अगर अच्छा कम्युनिकेटर थे, तो हो सकता है मेरे अंदर भी वो क्वालिटी हो पाए, या मेरे पापा अगर अच्छा लीडर थे तो मेरे अंदर भी उसी तरीके का क्वालिटी हो पाए। तो मेरा पर्सनालिटी भी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके एक तरीके का पर्सनालिटी डेवलप होगा। तो वो मुझे कहां से मिला? हेरिडिटी से मिला, जेनेटिक्स से मिला, है ना। हेरिडिटरी इज द सोर्सेस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हमें सवाल के तरफ चले जाते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन वो आसान है। What is the key difference between internal locus of control and external locus of control? क्या डिफरेंस है इंटरनल लोकस कंट्रोल में और एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल में? ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ो। इंटरनल कंट्रोल मींस रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स, while external control means relying on oneself। Okay, internal control means taking responsibilities for action, while internal control means attribute success or failures to the external forces। C, internal control means depending on luck, while external control means working hard। And D, internal control is not related to success or failure। ठीक है, तो आप आंसर करो, मेरे को बताओ।
ओके, और आंसर किसी को देना है? चलो ठीक है, तो सबका आंसर है अभी तक बी। जो आंसर है इंटरनल कंट्रोल मीन्स टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, वाइल एक्सटर्नल कंट्रोल मीन्स एट्रीब्यूटिंग सक्सेस और फेलियर टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सही है, आंसर इज राइट। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कोई किसी को ये वाला पार्ट भूल गए हैं, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था, ठीक है ना। इंटरनल लोकस कंट्रोल का मतलब होता है जहां पर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन खुद के ऊपर होता है, कि मैं अपने दम पे अपने डिसीजन अपना बनाऊंगा और मैं उस काम को एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन जो एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल है, एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल में क्या हो जाता है कि चीजें किसी और चीजों के ऊपर डिपेंड करके बनता है, वो लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या किसी और ने कोई सजेशन दे दिया उसके हिसाब से डिसीजन बनाना ना। वो सोच रहा है कि किसी और ने मेरे को अगर सजेस्ट कर दिया कि ये मत करो ये सही करो, तो उसी को कर देना, या सरकमस्टेंस को सोच लेना कि ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, लक को रिस्पॉन्सिबल बना देना, या टाइम के हिसाब से छोड़ देना चीजों को। अल्टीमेटली इंटरनल लोकस कंट्रोल में क्या होता है, वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से बना रहा है, अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल कर रही है। अगर सही है तो मैं सही, अगर गलत है तो मैं गलत। लेकिन एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल में वो अपने ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो बाकी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी करके डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। सो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है बहुत फनी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो आप लोगों को मजा आया होगा पूरा। मुझे कमेंट में लिख के आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं कि सर इस तरीके से कीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। हम लोग आप लोगों के सजेशन के हिसाब से बहुत बार चीजों को मॉडिफाई करते रहते हैं, और आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें कमेंट करके बताते भी हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिला होगा, बहुत सारी चीजों के माध्यम से, बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के माध्यम से बहुत नॉलेज मिला होगा। तो इसी तरीके से आप लोग हर हफ्ता हमारा जो एमसीक्यू का सीरीज होगा वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग समझते जाइए और आपके जो प्रिपरेशन है उसको इनहेंस करते जाइए। उससे भी ज्यादा आपको कुछ चीजें चाहिए तो आप हमारे पेड कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स या चैंपियन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑलरेडी रनिंग है। आपको ऐप में जाना है और वहां से आपको परचेस करना है। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो तो नीचे जो दिए हुए नंबर है यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक नए इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। दूसरे का भी ख्याल रखना है।